हाँ जी। एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही जा रहे होंगे। आप सब हमारे द्वारा जो एग्ज़ाम ये टेस्ट सीरीज़ आयोजित करी जा रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, कई सारी चीज़ें नई सीख रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा समय के साथ-साथ मेन एग्ज़ाम से पहले जो आरएस एमएसपी एमएसएसबी द्वारा आयोजित करवाया जाना है, उससे पहले अपने आप को निखार रहे होंगे, अपनी तैयारी को निखार रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से, इसी जोश के साथ हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, ताकि आपको वीडियो मेंस के थ्रू एक वीडियो की सीट ग्रैब करने में बहुत ही आसानी हो और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। चलिए, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज के कोड 106 के करंट अफेयर्स का सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आएंगे 141 से 160। लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन। तो जो पहला प्रश्न है वो बात कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि मथुरा के अंदर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाना है, वो प्रस्तावित है वहां पर उस प्लांट का लगना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। अब उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या। तो ग्रीन हाइड्रोजन से मतलब ऐसा कतई नहीं है कि हरे रंग की कोई हाइड्रोजन होती होगी या हरियाली फैलाती होगी या कुछ भी, हरे रंग से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही मीनिंग निकलता है, यह एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण की मित्र है, क्योंकि इसके प्रयोग से, इसके उपयोग से, इसके उपभोग से जो CO2 का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, वह न के बराबर होता है। इसी वजह से इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली समझा जाता है और ग्रीन हाउस गैस के रूप में, ग्रीन हाउस गैस के को नहीं कोस करने के रूप में देखा जाता है। इसकी हम बात करें तो इसे भविष्य के फ्यूल के रूप में भी देखा जा रहा है, तो इसे फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाए तो उसमें गलत नहीं होगा। और वर्तमान में बात करें तो जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और यही बात करें कार्बन फुटप्रिंट में, तो जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी यह कम करता है, अर्थात जो CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो उत्सर्जन है उसके अंदर ये कमी लाता है। तो ये सब इसके फायदे हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कथनों पर विचार करना है, क्या बताना है? सत्य कथन मार्क करते चलें, सत्य है या असत्य पूछ रहा है। छोटी सी गलती पूरे प्रश्न को गलत करा सकती है। चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 2 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। बिल्कुल सत्य है। पढ़े भारत बाल वाटिका कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है, यह भी सत्य है। पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया, यह भी सत्य है। तीनों सत्य है। यहाँ से 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और निकल के आते हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पढ़े भारत पठन अभियान कितने दिनों तक चलाना या चलाया गया? 100 दिनों तक चलाया गया। दूसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री है। तीसरा, चूंकि ये 1 जनवरी को चला है, 1 जनवरी किसी भी वर्ष की प्रारंभिक दिन है, इस वजह से भी इसकी डेट याद रखना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 फैक्ट्स और इन फैक्ट से निकलते हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए इनकी बात करते हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो तीनों सत्य थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। पढ़े भारत कार्यक्रम की हम बात करें तो आपकी क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, लोकल, रीजनल, मातृभाषा आपकी जो मदर टंग होती है, तो आपकी जो मदर टंग होती है, मदर टंग, मदर लैंग्वेज जो है, इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए, इन भाषाओं का आपके आम बोलचाल के जीवन में उसकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और निभा भी रहा है। और 21 फरवरी को जो है, 21 फरवरी को आपके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, उसी दिन के साथ इसको सप्लीमेंट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था।
भारत के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो करौली औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये विकसित किया जा रहा है। क्या है प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अब क्यों, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत का INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि समय के साथ हमें इतना गीगावाट इतने वर्ष तक कम करना है, और वो इतने गीगावाट सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, और इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड को इतने वर्ष तक कम करना है। तो उसी कड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसका जो पहला औद्योगिक जोन है वो करौली के अंदर प्रस्तावित है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। रिको, RIICO, रिको। तो रिको क्या है? राजस्थान प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो रिको के द्वारा निभाया जाता है। चाहे वह वित्त की सहायता हो, चाहे मैनेजरियल सपोर्ट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो, किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में या किसी भी पुरानी इन्वेस्टिंग कंपनी को यह मुहैया कराता है, और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज के विकास को सुनिश्चित करता है। रिको की फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है रिको की। चलिए इसी के साथ हम बात करें तो रिको के कई और औद्योगिक क्षेत्र, कई और सेज भी बनाए गए हैं राज्य में, प्रदेश में, ताकि इसी तरह से स्टेट की इकोनॉमी को और फ्लरिश किया जा सके और सुदृढ़ किया जा सके। उसके बारे में कुछ एक हम जान लेते हैं जिनके डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। जैसे आपसे मैं कहूँ जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी का जो सेज है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। दूसरे इंडस्ट्रियल जोन की हम बात करें तो महिंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में ही, वहां पर दूसरा सेज ये बनाया गया है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि कोरियन और जापानीज पार्क कहाँ डेवलप किए जा रहे हैं? तो अलवर के अंदर निमराना में डेवलप किए जा रहे हैं। एक और कोरियन पार्क गिलोथ में डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह से राज्य में कहीं स्टोन पार्क, कहीं सारे स्पाइसेस पार्क, कहीं IT पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह के जो पार्क्स होते हैं इनके द्वारा डायरेक्ट प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है और अवश्य पूछा भी जाता है। तो आप इन तरह की जो पार्क्स होते हैं उन्हें ध्यान से देखें, क्योंकि इनके द्वारा एग्जामिनर को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। सेज की हम बात करें, सेज की जब हम बात कर रहे थे, जो रिको के द्वारा सेज स्थापित किए जाते हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्य का सेज एक्ट, राज्य का जो सेज एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट है, पॉलिसी है, कौन से वर्ष में लाई गई थी? 2003 में। केंद्र की यदि बात करें, भारत सरकार द्वारा सेज एक्ट कब लाया गया था? तो 2005 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 इसके द्वारा लिखी गई है। तो संजू वर्मा जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। पहले भी मैंने आपसे कहा था, फिर से दोहरा रहा हूँ, जब भी किसी भी प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताब लिखी जाती है तो आपको उनके ऑथर को
अवश्य रूप से देखना है, न केवल देखना है बल्कि याद करना है। एग्जामिनर का आज के टाइम में ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है, जो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक बनी रहती है। और यह तो हमारे पीएम के नाम को जस्टिफाई करता है, तो इसके आने की संभावना तो बहुत अधिक रहती है इस तरह के क्वेश्चनों की। संजू वर्मा जी की हम बात करें तो बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, और एक पेशे से एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, फिर से वही पुस्तक और लेखक। चलिए लाल सलाम की हम बात करें तो लाल सलाम जो है आपके स्मृति ईरानी द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस की हम बात करें, किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। यदि आपको इन दो पर्सनालिटीज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, उनसे संबंधित बुक याद होती तो क्या आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाते? देखते हैं। ए का 3, डी का 2, ए का 3 और डी का 2 को हम देखें तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, तो आपका उत्तर हो गया ये आपका इसका सही उत्तर हो जाता है। 3 1 4 2। चलिए इससे संबंधित कुछ एक बात हम जान लें। देविका रंगचारी जी जो है ये एक फेमस हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं। इतिहास पे काफी इन्होंने रिसर्च करी है, काफी इतिहास की किताबें भी लिखी है। ठीक है। हरीश मेहता जी की बात करें, नासकॉम के जो है इलेक्टेड चेयरपर्सन रहे हैं। स्मृति ईरानी जी की बात करें तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है एनडीए सरकार में। एनडीए सरकार जो चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट में अभी जो सरकार है उसमें वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। किरण बेदी जी की बात करें तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत दबंग, बहुत दबंग। कहते हैं कि जब ये दिल्ली में जब इनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो इन्होंने एक बहुत बड़े मिनिस्टर तक की गाड़ी को रोक के उसका चालान कटवा दिया था, और इस तरह की काफी किस्से इनके बारे में सुने जाते हैं आम बोलचाल में। काफी फेमस, काफी डायनेमिक लेडी हैं। भारत की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर और पौंडीचेरी की गवर्नर भी रह चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो हाल ही में हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 18वें दीक्षांत समारोह में लता मंगेशकर को संगीत एवं गायन के क्षेत्र में कौन सी मानक उपाधि 27 जनवरी 2022 को प्रदान की गई? तो इनको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि है वो दी गई, डीलेट जिसे कहा जाता है। तो डीलेट का सही उत्तर हो जाएगा। लता मंगेशकर जैसे तो सब भली भांति परिचित हैं। पहले के वीडियोस में हमने इनके ऊपर चर्चा भी करी थी, इनके अवार्ड्स को भी जाना था, क्या क्या अवार्ड्स इनको नवाजा गया है, क्या इनका ओहदा रहा है भारत राष्ट्र के लिए, क्या भारत को इन्होंने दिया है और क्या भारत ने इनको दिया है, उन सब पे हमने चर्चा करी थी पहले के वीडियोस में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लौटते हैं। हाल ही में 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हिंदी की किस महिला लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, तो जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो जो टॉम ऑफ सेट के लिए दिया गया, तो गीतांजलि श्री जो है इनको इसके लिए दिया गया, और इनके साथ जो है डेजी जी जो है उनको भी इस अवार्ड के लिए इनके साथ में सम्मानित किया गया था। डेजी रोजवेल उनका पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड से रिसेंटली इनको सम्मानित किया गया था। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के लिए इनको सम्मानित किया गया था। आशा सहयोगिनी के नाम से आपने इनको सुना होगा। इनकी फुल फॉर्म आने की संभावना प्रश्न में एग्जाम में बनी रहती है। तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनकी फुल फॉर्म होती है। WHO द्वारा दी गई है। आपसे पूछ लिया जा सकता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। यहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है। स्थापना की बात करें तो यूनाइटेड नेशन द्वारा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की इसमें आपको पहचान करनी है। तो पिरामल ग्रुप के अध्यक्ष पिरामल को अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। भैरव सिंह शेखावत के संस्मरण में लिखी पुस्तक धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत का वसुंधरा राजे द्वारा विमोचन किया गया, यह भी सत्य है। वसुंधरा राजे जी को सब जानते हैं, बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी है भारत, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान राज्य की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर भारत राजस्थान को सेवाएं दी है और बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम अगले पॉइंट की ओर हम आते हैं। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 20 से 22 मई तक मेटमॉर्फोसिस इन आर्किटेक्चर हेरिटेज टू मॉडर्न विषय पर आज आयोजित किया गया, यह भी सत्य है। तो तीनों आपके स्टेटमेंट यहाँ सत्य हैं, तो उस हिसाब से आपका उत्तर यह हो जाता है। वसुंधरा राजे जी के बारे में आपसे पूछा जाए कौन सी विधानसभा सीट से ये खड़ी होती हैं, तो झालरापाटन सीट से। काफी चर्चाओं में रहती है झालरापाटन सीट हर इलेक्शन में। झालरापाटन जिसे घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और झालावाड़ जिले के अंदर यह पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को कहाँ चलाया जाएगा? तो राष्ट्र जो नेशनल डेजर्ट, जो हमारा नेशनल डेजर्ट जो सेंचुरी है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर में विस्तृत, तो इसमें यह चलाया जाना प्रस्तावित है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोकल कम्युनिटीज की भी मदद ली जा रही है, ताकि जो भी मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसको हरा भरा किया जा सके, वहाँ की इकोलॉजी को और इम्प्रूव किया जा सके और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। मैरीकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य है। तो राजस्थान राज्य ने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त कर ली है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में सबसे अधिक सोलर क्षमता कहाँ विद्यमान है, तो वह ही राजस्थान। आपसे पूछा जाए कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे अधिक सोलर पावर प्लांट या सबसे अधिक सोलर पावर प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी इस समय कहाँ इंस्टॉल्ड है, तो वह भी राजस्थान। कितनी यहाँ पर क्षमता है, तो 142 गीगावाट कुल सोलर एनर्जी की क्षमता राजस्थान में है। तो राजस्थान के अंदर भी मेनली जो भड़ला सोलर पावर प्लांट है, भड़ला सोलर प्लांट है, ये वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे अधिक सोलर पावर एनर्जी जनरेट करता है वैश्विक स्तर पर। और वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत सरकार द्वारा गुजरात के जो कच्छ एरिया है, कच्छ के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है, जिसमें 30 गीगावाट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब से चलाई जाएगी? तो 21 जून 2022 से चलाई जानी है, 21 जून 2022 से। IRCTC की आपने देखा होगा एक और बहुत फेमस ट्रेन चर्चाओं में रही थी, तेजस एक्सप्रेस। ओ भाई साहब, क्या चर्चे हुए इस ट्रेन के, क्या चर्चे, या तो चर्चे हुए थे या तो इस ट्रेन के हुए थे, या फिर जब ट्रम्प साहब आए थे अहमदाबाद उसके हुए थे। इस लेवल पे चर्चे किए।
बुलेट ट्रेन आ गई भारत की, अगली बुलेट ट्रेन एशिया में भारत को अलग इकोनॉमी पे ले जाएगी, अलग ऊंचाइयों पे ले जाएगी। इस तरह की कई सारी चीजें इस ट्रेन के साथ जोड़ी गई थी। 21 जून की हम बात कर लेते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस दिन मनाया जाता है। 2015 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के कहने पर दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया और प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। 2022 में बात करें तो मैसूर कर्नाटका में जो है मोदी जी ने शिरकत करी और वहां पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया। और प्रत्येक वर्ष इसकी थीम होती है, थीम याद करना बहुत जरूरी है। थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है। महत्वपूर्ण दिवस की थीम को अवश्य रूप से आपको याद करना है। चलिए, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हेल्थ, इस तरह से इसकी थीम्स रखी जाती है प्रत्येक वर्ष। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? तो धनौरा गांव धौलपुर का आदर्श ग्राम सम्मान से पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला गांव बना है। आदर्श ग्राम सम्मान की हम बात कर लें तो आदर्श ग्राम से अर्थ है ऐसा ग्राम जो न केवल सोशली, सामाजिक रूप से परफेक्ट हो या बहुत अच्छा हो, साथ में बल्कि सोशल के साथ साथ कल्चरली भी, एजुकेशनली भी काफी बेहतर हो और की अपेक्षा के तो काफी अच्छा कर रहा हो। सोशली में हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो सकती है ना, मातृ मृत्यु दर हो सकती है, शिशु मृत्यु दर हो सकती है, और स्वास्थ्य के पैरामीटर्स हो सकते हैं, आय के पैरामीटर्स हो सकते हैं। इन्हीं सब मानकों पर यदि कोई गांव अच्छा परफॉर्म करता है तो वो एक आदर्श ग्राम कहलाता है। इसी तरीके से अगर वो अपने कल्चर को बनाए रखता है, उनको बचा के रखता है, इम्प्रूव करता है, तो वह भी उसकी एक परिभाषा का एक घटक होता है। और वहीं शिक्षा का स्तर भी यदि वहाँ अच्छा होता है, साफ सफाई स्वच्छता होती है, तो आदर्श ग्राम को बनाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। देश का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कोटा राज्य में देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस तरह के महत्वपूर्ण पार्क पे, जैसे कि मंकी वैली कहाँ है? तो जयपुर में। इसी तरीके से जैसलमेर के अंदर भी हमने बात करी है कैक्टस पार्क की। इसी तरीके से राज्य के 7 डियर पार्क पर भी हमने चर्चा करी है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पार्क्स होते हैं, आपको उनके बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी के सेगमेंट में या इकोनॉमी में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। राजस्थान में बीएसएफ का सहायक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो जोधपुर के अंदर है, ये स्थापित किया गया है सहायक प्रशिक्षण केंद्र। बीएसएफ की हम यदि बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं, वही बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है। भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की, उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा बीएसएफ के हाथों में होता है। ऑपरेशन सर्द हवा जो हम जनवरी में चलाया करते हैं, जनवरी माह में, वह भी बीएसएफ के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें जो घुसपैठ होती है, उसको ये रोकते हैं। कोहरे के आड़ में दुश्मन सेना द्वारा या दुश्मन देश में जो अराजक तत्व होते हैं, वो भारत देश में घुसने की कोशिश करते हैं। और उस कोहरे के आड़ में जब वो घुसने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं सब जो उनके इरादे हैं, उनको खत्म करने के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में जनवरी के माह में मोस्टली चलाया जाता है। बीएसएफ जो है, जो भारत के 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे हम जानते हैं सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इस तरह की जो 7 मुख्य सेंट्रल पुलिस फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसमें से एक है। और
गृह मंत्रालय के अंदर ये आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। राज्य के किस जिले में से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो प्रतापगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम वाणी। पीएम वाणी में वाणी की बात करें तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क जो है इस योजना की फुल फॉर्म है, और इसके अंतर्गत 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अब डेटा सेंटर क्या है, क्या ये चीज है, क्यों ये योजना लाई गई, इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले यह योजना लॉन्च कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर सरकार द्वारा हर व्यक्ति को सस्ता इंटरनेट मुहैया कराने के उद्देश्य से कई सारे डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें एक डेटा सेंटर एक जगह होगी जहां पर वाईफाई लगाया जाएगा, और उस वाईफाई के माध्यम से लोगों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि डिजिटली वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें और बिजनेस को फ्लरिश कर सकें, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें, और किसी भी तरह से हर एक फॉर्म में हर व्यक्ति की आम जीवन से संबंधित गतिविधियों को आसानी से कर सकें। उसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था। चलिए, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश बना है। फिलीपींस भारत का पहला खरीदार है ब्रह्मोस की मिसाइल में। ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इंडिया के साथ रशिया राष्ट्र ने मिलकर यह मिसाइल को डेवलप किया है। विश्व की फास्टेस्ट सुपर सोनिक मिसाइल है। विश्व की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। एक तरह की क्रूज मिसाइल है, और वह भी कैसी? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज है, फायर एंड फॉरगेट है। फिलीपींस पहला खरीदार बना है। भारत की ब्रह्मपुत्रा व मोस्कोवा नदी, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा नदी से मिलकर इस शब्द का निर्माण किया है। ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म और मोस्कोवा का ओएस लिया और से बना ब्रह्मोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डेविड जूलियस जो है उनको अर्देम के साथ इस चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। पहले भी आपसे मैंने कहा था 2021 के सभी नोबेल प्राइज के अवॉर्डी के नाम, नोबेल प्राइज अवॉर्डी के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना इससे हमेशा बनी रहती है। तो ये सभी व्यक्ति जो दिए गए हैं आपके किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सेक्टर में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया है। जैसे डेविड कार्ट और जोशावा अंग्रिस्ट ने इकोनॉमिक्स के अंदर लिया है। मारिया रेसे की हम बात करें तो मारिया रेसे ने 20 के अंदर लिया है। इसी तरीके से हम बात करें आपके लिटरेचर में अब्दुल रजाक जी ने लिटरेचर के अंदर ये अवार्ड को लिया है। तो 20 में इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में तो यहाँ कवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कुल 5 श्रेणियों में दिया जाता है। 20 के अंदर नॉर्वे द्वारा दिया जाता है और स्वीडन के द्वारा लिटरेचर
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में दिया जाता है। केमिस्ट्री और मेडिसिन को आपको याद करना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी श्रेणियों के अंदर आपके उनका बॉडी के नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन क्रिकेटर्स को मथुरा दास माथुर 2021 28वें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि बिश्नोई जी को और अमन सिंह शेखावत दोनों को ही इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है मथुरा दास माथुर स्टेट का, राज्य का, क्रिकेट के क्षेत्र में। प्रदेश की किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील के प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? तो सामर झील के लिए। चलिए इनसे संबंधित कुछ एक बात जान लेते हैं। चिल्का झील एक तरह की लगून लेक है जो कि उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। सांबर को तो आप सब भली भांति जानते हैं। सांबर नदी जो है, सांबर झील जो है 4 नदियों के पानी को अपने अंदर समाहित करती है। अजमेर से बात करें तो रूपनगढ़, जयपुर की मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से बात करें तो मैनथा, सीकर से बात करें तो खंडेल, नागौर से बात करें तो खारी। 4 नदियों का पानी के अंदर आता है सांबर झील के अंदर। और सांबर सोल्ट लिमिटेड जो है, इस पर एक कंपनी इंस्टॉल्ड है जो यहाँ से नमक निकालने का काम करती है। और तकरीबन भारत का 8% नमक अकेला सांबर झील से निकलता है और राजस्थान का 80% नमक केवल सांबर झील से निकलता है अप्रोक्सीमेटली। पचपदरा झील की बात करें तो बाड़मेर के अंदर ये स्थापित है, खारे पानी की झील है। पचपदरा में ही राजस्थान की रिफाइनरी स्थापित हुई है जो कि भारत की 26वीं और रिफाइनरी है। और राजस्थान जो है भारत का 15वां राज्य बना है, 15वां राज्य बना है, 26वीं रिफाइनरी है। BS6 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो डेवलप किया जा रहा है, BS6 श्रेणी का किया जा रहा है। 43,129 करोड़ 43,129 करोड़ रुपये की लागत से ये बनाई जा रही है रिफाइनरी। और 2674 का इसमें शेयर है, 26% शेयर राजस्थान सरकार का है, 54% HPCL कंपनी का है। ये होगी पचपदरा झील। लोकटक झील की बात करें, मणिपुर के अंदर ये स्थापित है, मणिपुर के अंदर ये स्थापित है और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जो है इस तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते हमने पेपर वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज के पेपर कोड 106 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन खत्म किया। आशा करता हूं आप सभी ने इस करंट अफेयर्स के सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। और यदि आप हमसे और सुधार की अपेक्षा करते हैं या किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि अगले वीडियोज़ में हम और अच्छे सुधार के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष आएँ और हंसते खेलते मुस्कुराते इसी तरह से 2 बातें आपसे सीखें, 2 बातें आपको सिखाएं और ये जो हमारी वीडियो मेंस की जो जर्नी है इसको हम सक्सेसफुली पूरा करें और एंड में एक वीडियो की सीट को ग्रैब करके चलें। थैंक यू सो मच।